एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती है एवं ओरिजिन भी समान होता है, उन्हें ऊतक कहा जाता है या टिश्यू कहा जाता है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यू लेकर आया हूं। तो बच्चों देखते हैं कि टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू कई सारी कोशिकाओं का समूह होता है जो कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि ऊतक है क्या और टिश्यू होता क्या है। ऊतक को ही अपन क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो यदि मान लीजिए कोई भी कोशिकाएं हैं, तो जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ मिलेंगी यानी जिनका फंक्शन और क्रियात्मक रूप से और संरचनात्मक रूप से समान होगी, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, ऊतक बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक क्या है, एनिमल कोशिका है यानी जिसको हम बोलते हैं जंतु कोशिका है। ठीक है, क्या है बच्चों, जंतु कोशिका है। अब मान लीजिए हमारे पास ये एक जंतु कोशिका है, लेकिन क्या हम इसको ऊतक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या रीजन है कि हम इसको ऊतक नहीं बोलेंगे? क्योंकि एक सिंगल कोशिका है। ठीक है, जब ये सिंगल कोशिका बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बना लेती है, ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लेती है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, ऊतक कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, ऊतक कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ऊतक है, कोशिकाओं का जो समूह है, इनकी जो संरचना है, इनकी संरचना और क्रिया क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या हो जाते हैं, समान होते हैं। यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से क्या होती हैं, समान होती है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब जो ऊतक हम पढ़ने वाले हैं, ऊतक जो हम पढ़ने वाले हैं, टिश्यू जो पढ़ने वाले हैं, तो ये बेटा हम दो ऑर्गेनिज्म में पढ़ने वाले हैं। दो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है दो जीवों में हम पढ़ने वाले हैं। अब वो दो जीव है क्या, तो आपको बताएं तो पहला जीव होता है प्लांट और दूसरा क्या है, एनिमल। तो हम जो ऊतक की बात करेंगे वो हम किस किस की बात करेंगे, प्लांट और एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे, प्लांट और एनिमल। ठीक है, यानी हम पादप ऊतक की बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे, जंतु ऊतक की बात करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्लांट और एनिमल टिश्यू है, ऊतक है, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से किस तरीके से होती है, उनकी बातें हम करेंगे। तो जब हम पादप कोशिका में हम बात करते हैं, तो पादप कोशिका में हमें क्या क्या मिलेंगी, ऐसा क्या क्या स्पेशलिटी है, विशेषताएं होती है। तो आपको बच्चों बताएं तो पादप कोशिका में पहली बात तो आपको क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति मिलेगी। ठीक है, कोशिका भित्ति के साथ साथ इसमें क्या मिलेगा, रसधानी मिलेगी। क्या मिलेगी, रसधानी मिलेगी। रसधानी के साथ साथ इसमें और क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। ठीक है, किसमें, पादप कोशिका में ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो और जंतु कोशिका में क्या मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की जगह में पाई जाती है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के साथ साथ यहाँ पर क्या होती है, खाद्य रिक्तिका होती है। ठीक है, आपने देखा है कि प्लांट सेल में क्या होती है,
प्लांट सेल में बच्चों होती है रसधानी, यानी इनमें जो होती है वैक्यूल, बहुत बड़ा स्पेस वैक्यूल पाया जाता है। लेकिन यह जंतु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। उस वैक्यूल के स्थान पर यहाँ पर क्या पाया जाता है, खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अब क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होने का मेन कारण क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है बच्चों, तो क्लोरोप्लास्ट कराता है प्रकाश संश्लेषण कराता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में। तो आपको इतना तो पता है कि इंसानों में, मानवों में, जंतुओं में किसी भी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में नहीं पाई जाती है। इस कारण से इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इन्हें चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो आपने देखा कि कोशिका क्या है, तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या होते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होती है, समान कोशिकाओं का समूह होता है। जो कोशिकाएं संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक समान होती हैं। ठीक है, अब हम जो ऊतक पढ़ेंगे वो किसके, कौन कौन से पढ़ेंगे, तो हम जंतु ऊतक पढ़ेंगे, है ना, और किसके बारे में, एनिमल, जंतु ऊतक और पादप ऊतक पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे यदि हम देखते हैं कि जंतु ऊतक और पादप ऊतक तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन और क्या इसके फीचर्स होते हैं, कोशिकाओं के क्या कैरेक्टर होते हैं, लक्षण होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यदि हम बताएं तो कोशिकाओं के यानी ऊतकों के अध्ययन जो होता है, ऊतकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ऊतक विज्ञान कहते हैं, या किसे हम बोलते हैं बच्चों, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड यानी जो होता है हिस्टोलॉजी, या किसे हम बोलते हैं कि ऊतकों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ओके, अब यदि हम देखते हैं कि एक कोशिका, ठीक है, यानी एक कोशिकाओं का समूह जो उद्भव एवं कार्य की दृष्टि में क्या होती है, समान होती है। मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और कार्य, उत्पत्ति का मतलब होता है ओरिजिन और कार्य का मतलब फंक्शन। ठीक है, तो कार्य और क्रियात्मक रूप से, यानी कार्य और जो होता है उत्पन्न जो होता है, दोनों एक समान होते हैं। तो एक विशिष्ट कार्य को करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। तो मतलब जो क्रियात्मक रूप से और ओरिजिनेशन यानी जिसको हम बोलते हैं उद्भव के रूप में सिमिलर होते हैं और सभी मिलकर एक कार्य को करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। चलिए हमें एक एग्जांपल इसका आपको बताते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे मुंह में, माउथ में जो है एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं मुंह में पाई जाने वाली, मुंह में पाई जाने वाली, मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथि। ठीक है, तो आपको पता है कि लार ग्रंथि का काम होता है लार का सिक्रेशन करना, यानी स्लाइवा का सिक्रेशन करना, इसके अलावा कोई काम नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पर जो लार का स्रावण करने वाली जो कोशिका होंगी, तो ये तो एक तरह से ऊतक है, ग्लैंड है, और ग्लैंड जो होती है, ग्रंथि जो होती है, वो ऊतकों का समूह होता है ना। तो ये एक ही काम कर रही है, सिमिलर काम कर रही है, सभी कोशिकाएं एक ही काम कर रही हैं, और सभी कोशिकाओं का काम है लार का स्रावण करना। ठीक है, इसी तरह से दूसरा यदि हम एग्जांपल देखें, उदाहरण देखें, तो हमारे बॉडी में कई सारी ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि हार्मोन का स्रावण करती है ना। तो जो हार्मोन का स्रावण करने वाली जो ग्रंथियां हैं, तो वो सभी कोशिकाओं का वो भी क्या होती है, ग्रुप होता है ना, और वो सभी मिलकर एक ही काम कर रही हैं, हार्मोन का स्रावण करना। ठीक है, लेकिन हार्मोन अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक सभी ग्रंथियां एक ही प्रकार के हार्मोन का स्रावण नहीं करती हैं। सभी ग्रंथियों का हार्मोन का स्रावण और अलग अलग प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, एक कोशिका जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन की क्रियाएं। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई एक कोशिकीय जीव
अब एक कोश की जीव जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अमीबा की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, अमीबा की बात करते हैं। तो अब बच्चों ये अमीबा जो होता है, यहाँ पर यदि आपको देख पा रहे हो तो ये अमीबा है और ये एक कोश की जीव होता है। तो इस अमीबा के अंदर जो होता है सभी क्रियाएं जो होती हैं एक कोशिका के अंदर ही होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग कोशिकीय विभाजन नहीं है ना। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, अमीबा, तो इसके अंदर संपूर्ण जो कार्य होता है, ठीक है, संपूर्ण जो कार्य होता है वो कहां पर होता है, एक कोशिका में होता है। कहां पर होता है, एक कोशिका में होता है। तो संपूर्ण कार्य जब एक कोशिका में होता है तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से कौन सा, यानी जिसको हम बोलते हैं पाचन हो रहा है। तो यदि आप देखोगे तो पहली बात तो यहाँ पर हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है या ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ठीक है, ये भक्षण का काम भी करता है और खुद से खाना बनाने का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे कि संपूर्ण क्रियाएं, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन जो हो गया, ये सिंगल कोशिका, एक कोशिका के द्वारा कर रहा है ना। और यहीं पर यदि हम बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं, बहुकोशिकीय जीवों का मतलब है हम सभी में यदि आप देखोगे तो अलग अलग कार्यों को करने के लिए अलग अलग अंग पाए जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि नोज, नाक का काम होता है श्वसन करना, माउथ का काम होता है खाने को चबाना और उसको डाइजेशन करना, यानी पूरा डाइजेशन ट्रैक का, है ना। हाथों का काम होता है क्या करना, मूविंग, यानी किसी वर्क को प्ले करना। पैरों का काम, तो आप देख रहे हो कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन का, अलग अलग अंगों का जो है अलग अलग कार्य है, ठीक है। और श्रम विभाजन का मतलब होता है कार्य का जो है विभाजन है। जो आंखों का काम है तो कानों का काम नहीं है ना। जो कानों का काम है वो आंखों का नहीं है। दोनों में श्रम का विभाजन है। आंखों का काम यदि देखना है तो कानों का काम क्या है, सुनना है। तो आप देख रहे हो कि श्रम विभाजन है ना। तो यहाँ पर जो होता है एक कोशिकीय जीवों में किसी भी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं होता है, वो सभी क्रियाएं एक ही कोशिका से करते हैं, ठीक है। यही बहुकोशिकीय जीवों में सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा की जाती है, वही हमने बताया अभी, है ना। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक, क्रियात्मक एवं उत्पत्ति में समान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है। मतलब कोशिकाओं की जो विशेष स्पेशल जो ग्रुप होता है, समूह होता है, वो संरचनात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से और उत्पत्ति में क्या होते हैं, समान होते हैं यदि, तो हम उसे क्या बोलते हैं बेटा, ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक है। आगे यदि हम बात करते हैं तो कोशिका का ऊतक का विभेदीकरण कैसे होता है। विभेदीकरण का मतलब होता है डिवीजन। हम कैसे बोलेंगे कि ये अभी इस ऊतक में विभाजन हो रहा है, कैसे बोलेंगे कि इस ऊतक में विभाजन नहीं हो रहा है। तो कोशिकाओं का अलग अलग कार्यों का विभाजन किस तरीके से है उसके बारे में देखता है। जब एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने लगती है, करने के लिए एक स्थायी रूप से या आकार रूप से प्राप्त कर लेती है, उसे हम विभेदीकरण। मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी कोशिका किसी भी कार्य को करने के लिए अपने रूप में, संरचना में और शेप में क्या करती है, परिवर्तन ला लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकीय विभेदीकरण, ठीक है। जैसे यहां पर हम देखते हैं कोशिकाओं का सब, यदि हम देखें तो ये मान लीजिए कोई भी स्टेम जर्मिनेटिंग, यानी उगता हुआ, डेवलप होता हुआ, विकसित होता हुआ मान लीजिए पादप का एक भाग है। अब इस भाग में आपको तीन प्रकार की कोशिकाएं दिखेंगी, तीन टाइप की कोशिकाएं दिखेंगी। सबसे पहली बात तो जो इसके टॉप में आपको दिखाई दे रहा, शीर्ष में दिखाई दे रहा है, यहां पर ये शीर्ष में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ की कोशिकाएं बहुत ही ज्यादा सक्रिय होती है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। तो यहाँ की कोशिकाएं क्या होती हैं, शीर्षस्थ में क्या होती हैं, उपस्थित है। तो इसलिए हम किसको बोलते हैं, शीर्ष विभाज्योतक, ठीक है। क्योंकि ये टॉप में है, उसके अलावा उसके आगे कोई नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। अब ये शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं उपापचयी रूप से,
पचयी रूप से क्या होती है, ज्यादा सक्रिय होती है। यस, यहाँ की जो ऊतक कोशिकाएं होती हैं उपापचयी रूप से क्या होती है, अधिक सक्रिय होती है। उपापचयी रूप से अधिक सक्रिय होती। नई चीजें समझ में आई कि नहीं आई? ओके, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो क्या हो जाता है कि जब दो कोशिकाओं के बीच में ऊतक पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, अब यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं ये कम सक्रिय होती हैं। ठीक है, ये जो है विभाजन की क्षमता खोने वाली होती नहीं है, ये भी विभाजन करती है। और ये पौधों में नहीं, ध्यान रखना, यहां की कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि करती हैं। अपने आकार में क्या करती हैं बच्चों? अपने आकार में वृद्धि करती। समझ में आया कि नहीं है? तो यहां की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों? अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि करती हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। ठीक, तो आकार में जब वृद्धि करती है तो क्या होगा? जब आकार में ये बच्चों वृद्धि करती है तो इसमें पौधे की क्या होती है? ग्रोथ होती है। ठीक है, अगला पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका मोटापा बढ़ रहा है, जैसे मैं ही, तो यदि हमारा मोटापा बढ़ने लगे तो समझ लो कि हमारी पार्श्व ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो पार्श्व ग्रोथ का मतलब क्या होता है? तो यहां की कोशिकाएं जो होती है क्या होती है? यहां की कोशिकाएं, यहां की कोशिकाएं, ठीक है, क्या होती हैं? पार्श्व वृद्धि, अर्थात पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक होती है। यहाँ की कोशिकाएं पार्श्व वृद्धि अर्थात पौधों की मोटाई बढ़ाने में सहायक होती है। मतलब जब पार्श्व जो ऊतक होता है वो क्या करती है? किसी पौधों की मोटाई को बढ़ाने में क्या करती है? सहायता करती है। तो ये हो गए बच्चों, क्या हो गए? कोशिकाओं का विभेदीकरण हो गया कि जो कोशिकाएं होती हैं उनको तीन पार्ट में, तीन भागों में विभेदित कर दिया गया। पहला शीर्ष, दूसरा अंतर्विष्ट, तीसरा जो है पार्श्व। इनको हमने क्या किया? तीन पार्ट में विभेदित किया है। तो शीर्ष की जो होती है वो ग्रोथ करने के साथ साथ क्या करती है? विभाजन करने में सहायता करती है। ठीक है, अंतर्विष्ट में ये जो है पौधे की लंबाई बढ़ाने में सहायता करती है, और पार्श्व वाली जो होती है पौधों की मोटाई बढ़ाने में क्या करती है बच्चों? सहायता प्रदान करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हम सबसे पहली बात यदि हम देखते हैं तो पादप ऊतक को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो पहला है विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, पहला प्रकार है विभाज्योतक ऊतक। अब ये विभाज्योतक ऊतक है क्या? तो ये विभाजन करने वाले जो ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? विभाज्योतक ऊतक बोलते हैं। तो विभाज्योतक ऊतक बच्चों तीन प्रकार का होता है। एक होता है शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, अभी अभी हमने बताया। पहला क्या है? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक, दूसरा पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, तीसरा क्या है? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, तो यहां पर जो है विभाजन करने वाले जो ऊतक हैं वो तीन प्रकार के हैं। पहला शीर्ष, दूसरा पार्श्व और तीसरा अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। ठीक है,
तो ये 3 है। अब यदि हम इसके बाद यदि देखें तो अगला है स्थायी। तो स्थायी का मतलब होता है कि जो विभाजन की क्षमता खो चुके हैं, है ना। तो जो ऊतक, जो कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो चुके हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थायी ऊतक। तो ऐसे स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? तो पहला जो स्थायी ऊतक है वो है संरक्षी, संरक्षी और कारक। अब ये संरक्षी ऊतक क्या होता है और कारक क्या होता है? तो जो संरक्षी है ये क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है, और कारक जो करता है पौधों की दृढ़ता को क्या करता है, बनाए रखता है। फिर अगला जो है स्थायी ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सरल स्थायी ऊतक ऊतक होता है वो 3 टाइप के होता है। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और एक और होता है जिसका नाम है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। तीसरा जो है सी जो है क्या आता है, स्क्लेरेन्काइमा। क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सरल स्थायी ऊतक जो होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यहीं पर जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। अब ध्यान रखना, यहां पर जो जाइलम और फ्लोएम है इनको संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संवहनीय ऊतक भी कहा जाता है। अब ये संवहनी ऊतक क्या होता है? संवहन करने वाले ऊतक को हम बोलते हैं संवहनी ऊतक। अब संवहन किसका करना है? खाद्य का और किसको? पोषण का। यानी यदि हम देखें तो संवहनी ऊतक का काम होता है खाद्य और जल का संवहन करना। खाद्य और किसका? जल। ठीक है। खाद्य और किसका कर रहे हैं? जल का। ठीक है। खाद्य और जल का हम क्या करते हैं, यहां पर संवहन करते हैं। तो जब हम खाद्य और जल का संवहन करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? संवहनी ऊतक। ठीक है। तो यहां पर किसका कर रहे हैं? खाद्य और साथ में जल का। ठीक है। तो खाद्य और जल का संवहन करने वाले ऊतक को संवहनी ऊतक कहा जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि स्थायी ऊतक ये 3 प्रकार के हो गए। ठीक है। आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो है विभाज्य ऊतक में, ठीक है, सरल जो है विभाज्य ऊतक या जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने देखा है 3 टाइप का है। कौन कौन से? विभाज्य ऊतक जो है 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष विभाज्य ऊतक, ठीक है, जो शीर्ष में होता है। फिर क्या होता है? अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, और साथ में जो होता है पर्व संधियों में पाए जाने वाले जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं, मतलब जो ग्रो कर रहे होते हैं। जैसे पत्तियां हो गई, तने का शीर्ष हो गया, जड़ का शीर्ष हो गया, टहनियों का शीर्ष हो गया। तो इनमें पाए जाने वाले ऊतकों को हम क्या बोलते हैं? विभाज्य ऊतक। ठीक है। जैसे तने, जड़ों के शीर्ष, ठीक है, और कैम्बियम में पाए जाते हैं। उपस्थिति के आधार पर विभाज्य ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। शीर्ष विभाज्य ऊतक, ठीक है, अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, और फिर क्या होता है? पार्श्व विभाज्य ऊतक। ठीक है। अब यदि हम देखें आगे तो कौन कौन से, पहला यदि हम देखते हैं कि शीर्ष में कैसे होता है, तो देखिए बच्चों, मेरे पास ये सीड है, मान लीजिए बीज है। इसको हमने क्या किया? सॉइल में, मिट्टी में डाल दिया। मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये मिट्टी थी और इस पे हमने इस बीज को डाल दिया। अब इस बीज को जब हमने डाला है, किसको? बीज को। ये बीज को हमने किस में डाला है बेटा? मिट्टी में डाला। अब ये क्या होता है, आपको पता है कि आपने चना देखा होगा, चने को यदि आप पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है? अंकुरित होने लगता है। ऐसे यहां पर भी हम पानी में डाले हैं तो क्या होगा? ये अंकुरित होगा। अब जब अंकुरित होगा तो क्या होता है? इसमें कुछ अंकुरण संरचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है। यहां पर इस तरीके से संरचनाएं दिखाई देती हैं।
अब इसमें दो संरचनाएं निकलती हैं, एक नीचे की ओर जाती हुई, एक ऊपर की ओर जाती हुई। जो नीचे की ओर आती हुई संरचना आपको दिखाई देगी उसको हम बोलते हैं मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर बोलते हैं। और जो ऊपर की ओर जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं प्रांकुर। ठीक है। अब यहां पर जो मूलांकुर होता है इसका काम होता है जड़ का निर्माण करना, और प्रांकुर का काम होता है तने का निर्माण करना। ठीक है, जड़ का निर्माण करना और तने का निर्माण करना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर यदि हम देखें तो प्रांकुर क्या होता है? तने का निर्माण करता है, और मूलांकुर क्या होता है? जड़ का निर्माण करता है। अब बच्चों यहां पर यदि हम बात करते हैं तो इस प्रांकुर के ये शीर्ष पर जो कोशिकाएं होती हैं, और इस मूलांकुर के जो शीर्ष है यहां पर जो कोशिकाएं होती हैं, तो यहां की कोशिकाओं को हम बोलते हैं शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, और यहां पर भी है, तो यहां पर भी क्या है बच्चों? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक। तो ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता है? शीर्ष की ग्रोथ करता है, टॉप की ग्रोथ कराता है। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक बोलते हैं। ठीक है, इन्हें चीजें क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा कि मूलांकुर और प्रांकुर के शीर्ष में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? शीर्ष विभाज्योतक ऊतक होती हैं, और ये पौधे के शीर्ष यानी जो है टॉप की ग्रोथ करने में सहायता प्रदान करता है। इन्हें चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, दूसरा क्या है? अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, जिसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब सभी लोगों ने घास देखा होगा, चारा जिसको बोलते हो। आपने घास में एक घास देखा होगा जिसको आप बोलते हैं दुबा। अब दुबा आप देखते हो कि वो जमीन में लेटे हुए चलती रहती है। चलती रहती है कि मतलब क्या होता है? जमीन में ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, उसमें जो है स्टेम नहीं, स्टेम तो है लेकिन बुडी नहीं होता है। ठीक है, बुडी का मतलब होता है लकड़ी वाला नहीं होता है। ठीक है, हब्स होता है। अब ये क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है? वही दुबा है, दुबा का प्लांट है, पौधा है। अब आपको पता है कि दुबा में क्या होती है? इस तरीके से जो है पत्तियां भी निकलती हैं, और नहीं आपने देखा है तो किसी भी पार्क में चले जाइए, गमले में आप देखे होंगे उसमें भी घास निकल आती है, और आप पाएंगे कि इसमें नीचे इस तरीके से क्या होती है? रेशेदार क्या होती है? आपको जड़ें मिलेंगी। और ये जो रेशेदार जड़ें होती हैं ये कौन सी होती है? फाइब्रस रूट होती है। ठीक है, रेशेदार जड़ को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, जहां से ये रेशेदार जड़ें निकल रही हैं, फाइब्रस रूट निकल रही हैं, साथ में जहां से ये पत्तियां निकल रही हैं, इस स्थान को हम बोलते हैं गांठ। क्या बोलते हैं? गांठ, या इसी को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है, साथ में हर स्थान को यहां से जहां से निकल रही हैं उन सभी स्थानों को हम क्या बोलेंगे? गांठ बोलेंगे। तो यहां पर ये दूसरी आपको गांठ दिखाई देगी। ठीक है, या नोड दिखाई देगा। अब एक नोड ये हो गई, दूसरी नोड ये हो गई, तो दोनों नोड के बीच के स्थान को हम बोलते हैं क्या? इंटरनोड। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलेंगे? इंटरनोड, या इसी को हम बोलते हैं अंतर्विष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्विष्ट बोलते हैं। अब ये अंतर्विष्ट जो होता है, इंटरनोड जो होता है, क्या होता है? इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड जो होता है, ध्यान रखिएगा यहां पर इंटरनोड में बहुत सारी क्या होती हैं? विभाज्योतक ऊतक होती हैं। ध्यान रखिएगा।
कि ये इंटरनोड में क्या होती है, यहाँ की जो है कोशिकाएं जो होती हैं, यहाँ की जो ऊतक होती है, ये बहुत ही सक्रिय होती है। और इस अंतर्विष्ट इंटरनोड में क्या होती है, यहाँ की जो कोशिकाएं करती हैं विभाजन करती हैं, और विभाजन के साथ साथ इसके हाइट को, लेंथ को क्या करती है, ग्रो कराती है, वृद्धि कराती है। ठीक है, इस कारण से इसकी हाइट क्या होती है, बढ़ती रहती है। तो इस अंतर्विष्ट स्थान पर पाए जाने वाली कोशिकाओं को अंतर्विष्ट जो होता है, इंटरनोड जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोडल टिश्यू बोलते हैं, अंतर्विष्ट ऊतक बोलते हैं, इंटरविष्ट जो है अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक बोलते हैं। ठीक है, तो इस अंतर्विष्ट इंटरनोड में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं या ऊतक होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक बोलते हैं। ठीक है, इन्हें चीजें क्लियर हुई। ठीक, इसके बाद जो है आपने देखा है पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक होता है, ये आपको कैसे दिखाई देगा, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर एक ये प्लांट है, पौधा है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि पौधे की पार्श्व भाग में बहुत सारी क्या होती हैं, इस तरह यहां पर क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं। ठीक है, और यहां पर भी बहुत सारी कोशिकाएं और ऊतक होती हैं। ठीक, अब ये पार्श्व ऊतक है, क्या है बेटा, पार्श्व ऊतक है। ठीक है, या पार्श्व कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या है, पार्श्व कोशिकाएं होती हैं, पार्श्व कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं बच्चों, पार्श्व कोशिकाएं होती हैं। और ये पार्श्व कोशिकाएं जो होती हैं, ये पार्श्व वृद्धि में सहायता करती हैं, पार्श्व वृद्धि में क्या करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, तो पार्श्व वृद्धि में जब सहायता प्रदान करती है, तो ये पौधे की क्या होती है, मोटाई बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के ऊतक को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक कहते हैं। समझ में आया, तो आपने 3 टाइप के विभाज्योतक ऊतक देखा। पहला शीर्ष, जो कि मूलांकुर और प्रांकुर के शीर्ष में पाए जाती हैं। फिर अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक, जो कि 2 नोड के बीच में पाए जाते हैं, जिसको हम इंटरनोड बोलते हैं, और इंटरनोड में पाए जाने वाले ऊतक को हम बोलते हैं अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक। देन उसके बाद हमने देखा तीसरा जो ऊतक है वो पार्श्व विभाज्योतक ऊतक होता है, जो पौधों की पार्श्व वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। अब यहां पर इसको थ्योरेटिकल यदि हम देखते हैं, तो ध्यान रखिए, शीर्ष विभाज्योतक तने व जड़ों के शीर्ष पर स्थित होते हैं और पादपों की लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगला पार्श्व विभाज्योतक ऊतक क्या करता है, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक या कैम्बियम तने के जड़ की परिधि स्थिति में होता है। ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक कैम्बियम व जड़, कैम्बियम जो होता है जड़ व तने की जो होती है परिधि यानी पार्श्व भाग में स्थित होता है, और उनकी क्या करती है, मोटाई में वृद्धि करता है। फिर अंतर्विष्ट विभाज्योतक ऊतक क्या करता है, पौधों के यानी पत्तियों के आधार या टहनियों के पार्श्व संधियों पर स्थित होता है, और इन भागों की क्या करता है बेटा, वृद्धि कराता है। साथ में आपने इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि ही का घास, आपने घास में आपने देखा होगा या दुबा में आपने देखा होगा। ठीक है, अगला यदि हम देखें तो जो विभाज्योतक ऊतक होती है, इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, यानी उनकी क्या विशेषताएं होती है ना। तो विशेषताओं के बारे में हम देखें तो पहली बात तो क्या है कि ये पादप है। हम पादप ऊतक के बारे में बात करते हैं, है ना, पौधों के ऊतक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसकी संरचनाओं के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले इनकी जो भित्ति होती है, वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर जो इनकी भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो सेलुलोज की बनी पतली परत होती है। कोशिकाओं के बीच के में स्थान अनुपस्थित सटकर जुड़ी होती है। मतलब क्या होता है, अंतर कोशिकीय अवकाश क्या होती है, अनुपस्थित होता है। अब इसका मतलब हम कैसे बताएं, तो मान लीजिए यहाँ पर एक कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई, तीसरी कोशिका ये हो गई। तो आप देख रहे हैं कि इन कोशिकाओं के बीच में क्या कोई अवकाश है, स्थान है, नहीं है।
है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो होता है कोशिकाओं के बीच में जो अनुपात यानी स्थान होता है अनुपस्थित होता है, मतलब अंतर कोशिकीय अवकाश जो होता है अनुपस्थित होता है। फिर ये कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार या आयताकार होती है, मतलब इनका जो कोशिकाओं का शेप होता है ये गोलाकार होंगी या अंडाकार होंगी या आयताकार हो सकती हैं। ठीक है, अगला जो होते हैं कोशिका द्रव्य में सघन, है ना, काफी मात्रा में स्पष्ट केंद्रक होते हैं, मतलब क्या होता है इसमें क्या होता है डेंस साइटोप्लाज्म। इनकी कोशिकाओं में यहाँ पर जो है एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को, द्रव को हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बहुत सारा क्या होता है द्रव भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साथ में इसमें क्या होता है सुस्पष्ट जो होता है ये केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों केंद्रक पाया जाता है। रसधानी ना होने से संचित भोजन अनुपस्थित होता है, मतलब जो है इनमें रसधानी नहीं होती है तो इनमें जो भोजन जो है संचित नहीं होता है। ठीक है, अगला विभाजक ऊतक के कार्य लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं उत्पन्न करना और पादप की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करना। यानी विभाजक ऊतक को का काम होता है कि लगातार विभाजन करना और पौधे की लंबाई में वृद्धि करना, साथ में इसकी चौड़ाई में वृद्धि करना। इसका काम यही होता है किसका विभाजक ऊतक का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। तो आपने ये देखा कि जो विभाजक ऊतक है ये पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। साथ में ये कोशिक ऊतक हमें ये बताता है कि जब कोशिकाओं का समूह एक साथ हो, उसकी उत्पत्ति और संरचना एक साथ हो, एक जैसी हो, तो ये बड़े बड़े से बिल्डिंग ब्लॉक यानी बड़े बड़े से क्या कर सकते हैं संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों अपने पढ़ाई को और बेहतर, अपने एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे फ्यूके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर किया करें और अपने जो है वीडियो का कमेंट जो है हमारे वीडियो सेक्शन में यानी कमेंट सेक्शन में अवश्य दिया करें, जिससे हमें पता लग सके कि आप और क्या किस तरीके से जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम और बेहतर आपको जो है पढ़ा सके और कंसेप्ट को आपको नए नए तरीकों से हम सिखा पाए। तो बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।